Hello, my dears. Hope and pray you all have written your exams very well. Very good. So, best wishes for your excellent results. Okay, then, children, let's do today the back exercises and question answers of chapter 2 Hingwala from your Hindi literature book Sunehri Dhoop. Let's discuss the Shabdarth first. Page number 16. पहला शब्द है बोहनी मीन्स पहली बिक्री फर्स्ट सेल. सरकाना खिसकाना टू मूव असाइड और टू स्लाइड. रेजगी रेजगारी खुले पैसे मीन्स चेंज. भीरू डरने वाला या डरपोक कैवर्ड. प्रलोभन लालच टेम्पटेशन. नाही नहीं नो. प्यारा मीन्स प्रिय या प्यारा मीन्स डियर. परसों मीन्स परसों. डे यू कैन से डे बिफोर येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो. कुछ हो मीन्स कुछ भी एनीथिंग. होत मीन्स होता है हैपनिंग. नीरवता खामोशी साइलेंस. सकुशल कुशलतापूर्वक मीन्स सेफ. वक्त मीन्स वक्त या समय मीन्स टाइम. प्रबंध इंतज़ाम या व्यवस्था मीन्स अरेंजमेंट्स. ताकीद हिदायत या चेतावनी देना आग्रह करना मीन्स इंस्ट्रक्शंस. मुहावरा हाथ पांव ठंडे पड़ना मीन्स डर से घबरा जाना मीन्स गेटिंग नर्वस और वरीड. हाथ की बात मीन्स अपने वश या नियंत्रण की बात. द थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल. इसके बाद हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो दिस यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ. आगे है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है खान की आयु लगभग कितनी थी. उत्तर खान की आयु लगभग 35 साल थी. ख हींग वाला सावित्री से हींग लेने का आग्रह क्यों कर रहा था. उत्तर हींग वाला सावित्री से हींग लेने का आग्रह इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अपने देश जा रहा था और उसे मालूम नहीं था कि वह वहाँ से कब लौटेगा. अगला प्रश्न हींग वाले ने किस भाव से कितनी हींग सावित्री को बेची. उत्तर हींग वाले ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले हींग सावित्री को बेची. अगला है सावित्री की बेटी ने अपने भाई से क्या कहा. उत्तर सावित्री की बेटी ने अपने भाई से कहा कि वह माँ से पैसे ना मांगे. वे उसे पैसे ना देंगी क्योंकि उनका बेटा तो वही खान है. आगे है प्रश्न दशहरे के दिन किसका जुलूस निकलने वाला था. उत्तर दशहरे के दिन काली का जुलूस निकलने वाला था. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसमें पहले हम जो दिया गया गद्यांश है वह पढ़ते हैं, फिर उसके आगे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे. सावित्री बोली पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सारी तो रखी है. खान ने कहा कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी. हम अपने देश कूँ जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा. और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा. इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए. सभी बोल उठे मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है. जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो. अब आगे सही विकल्प चुनकर टिक का चिन्ह लगाइए.
तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें जो सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, उसके आगे आपने टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, सावित्री हींग इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि, तो दिए गए विकल्पों में से जो पहला विकल्प है वह सही है। ढेर सारी हींग रखी थी, तो उसके आगे आपने टिक लगाना है। उसके बाद है ख, सावित्री के बच्चे किस कारण नाराज हुए? तो इसका उत्तर है खान द्वारा जबरदस्ती हींग तौलने पर। ग है, हींग की पुड़िया किसने फेंकी? तो इसका उत्तर है सावित्री के छोटे बच्चे ने। इसके बाद है लिखित प्रश्न। इसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हींग बेचने वाला खान सावित्री के घर में कहाँ आकर बैठा? उत्तर, हींग बेचने वाला खान सावित्री के घर में मॉल सीढ़ी के नीचे बने हुए चबूतरे पर आकर बैठा। ख, खान ने सावित्री से क्या आग्रह किया? उत्तर, खान ने सावित्री से उसकी हींग लेकर बोहनी करने का आग्रह किया। ग, खान ने हींग की क्या विशेषता बताई? उत्तर, खान ने हींग की विशेषता बताते हुए कहा कि यह हेरा हींग है, यह हींग 1 नंबर है। घ, छोटे लड़के ने कितने पैसे लेने की जिद की? उत्तर, छोटे लड़के ने 35 पैसे लेने की जिद की। आगे है प्रश्न, बच्चे क्या देखने जाने की जिद कर रहे थे? उत्तर, बच्चे काली का जुलूस देखने जाने की जिद कर रहे थे। इसके बाद हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, सावित्री के बच्चे उससे नाराज थे क्योंकि उसने खान के आग्रह पर जरूरत ना होते हुए भी उससे हींग खरीद ली थी। तब सावित्री के छोटे लड़के ने जब उससे उन्हें भी पैसे देने के लिए कहा तो सावित्री की बेटी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि वह माँ से पैसे ना मांगे, वे उसे ना देंगी क्योंकि उनका बेटा तो वही खान है। ख, सावित्री ने बच्चों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कहा? उत्तर, सावित्री ने बच्चों की नाराजगी दूर करने के लिए उनसे कहा कि वे पहले खाना खा लें, फिर वह रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दे देगी। ग, होली में हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री क्यों चिंतित थी? उत्तर, होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री को भय था कि कहीं हींग वाला खान ना मारा गया हो। यही सावित्री की चिंता का कारण था। घ, बच्चों के समय पर घर न लौटने से हुई सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, बच्चों के समय पर घर न लौटने पर सावित्री बहुत बेचैन हो गई। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था कि उसने बच्चों को जुलूस देखने के लिए भेजा ही क्यों था। उसकी हालत पागलों की सी हो गई थी। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। रात के साथ नीरवता बढ़ गई, पर उसके बच्चे लौटकर ना आए थे। वह उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंतिम प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, सावित्री ने काली के जुलूस में ना जाने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रलोभन दिए और क्यों? उत्तर, सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे और वह स्वयं भीरू स्वभाव की थी, इसलिए वह बच्चों को काली के जुलूस में नहीं भेजना चाहती थी। बच्चों को जुलूस में जाने से रोकने के लिए उसने उन्हें पैसों का,
खिलौनों का, सिनेमा का। इस प्रकार के अनेक प्रलोभन दिए। अंतिम प्रश्न है, दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे? सोचकर लिखिए उत्तर। यह बात सही कही गई है कि दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दंगे भड़काने वाले तो कुछ एक लोग ही होते हैं, पर उनकी बातों में आकर दंगे करने वाले अपने जीवन तो दांव पर लगाते ही हैं, साथ ही अनेक बेगुनाह लोगों को भी अपने दंगों की चपेट में ले लेते हैं। सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लगने लगता है। रोज कमाकर खाने वाले गरीबों की हालत तो और भी बदतर हो जाती है। इस प्रकार दंगे लोगों के जीवन का सुख चैन छीन लेते हैं। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, मीन्स पर्यायवाची। तो क है रसोई घर, तो इसको कहेंगे हिंदी में पाकशाला या चौका। ख प्रतीक्षा, इंतजार। ग सलाम, मीन्स नमस्कार। खत्म, समाप्त। अम्मा, माँ या माता। प्रबंध, व्यवस्था। तो दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा मीन्स नाउन, या हमने छठी कक्षा में भी और उससे पहले छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, पर एक बार फिर से यहाँ हम इसकी दोहराई करते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं जो इसके टाइप्स हैं? क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख जातिवाचक संज्ञा और ग भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 उपभेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो अब इनके विषय में एक बार यहाँ जो दिया हुआ है विस्तार से भी पढ़ते हैं। क व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सावित्री, रामू, मौलसिरी आदि। ख जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन, किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बच्चे, देहात आदि। इसके 2 उपभेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, अर्थात जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे हींग, सोना, तेल, घी, चावल आदि। इसका दूसरा उपभेद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, जुलूस आदि। तीसरा जो भेद है संज्ञा का वह है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे गंभीरता, उत्सुकता, नीरवता आदि। तो अब आगे आपने क्या करना है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। क खान चबूतरे पर बैठ गया, तो चबूतरा जो शब्द है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है
सावित्री ने खान को पैसे दिए, तो सावित्री कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है ग, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की पोहनी मांगता है, तो हेरा हींग व्यक्तिवाचक संज्ञा। घ, रात के साथ नीरवता बढ़ती गई, तो नीरवता शब्द है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगला है, सावित्री ने बच्चों को जुलूस देखने भेज दिया, तो जुलूस शब्द क्या है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। च, इतनी भीड़ में देहाती बच्चों को कैसे ढूंढता, तो ये भीड़ जो शब्द है कौन सी संज्ञा है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो अंतिम जो यहाँ पे प्रश्न है, रेजगी दोनों के पास नहीं थी, तो रेजगी शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखते हुए उनका प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो पहले आपने इन मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और फिर उनके वाक्य बनाने हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे अर्थ और वाक्य लिखे हैं, आप इनके वाक्य अपने भी बना सकते हैं, कुछ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। एक बार हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहला मुहावरा है हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो इसका वाक्य बनाया है मैंने, कमरे में सांप देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। दूसरा मुहावरा है आसमान टूट पड़ना, अर्थ है बड़ी मुसीबत आना। वाक्य, पिता की अचानक मृत्यु होने से परिवार पर आसमान टूट पड़ा। अगला मुहावरा है हाथ पांव ठंडे पड़ना, इसका अर्थ भी है घबरा जाना। तो वाक्य, अंधेरा होने पर भी बच्चों के घर ना लौटने पर सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तो चौथा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। तो विकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन आए, जो शब्द चेंजेबल होते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं पहले, ये मूलतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव्स एंड क्रिया मीन्स वर्ब, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ये शब्द परिवर्तनशील होने के कारण विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा, तो बच्चा शब्द क्या है? संज्ञा है, नाउन है, तो इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है लिंग के कारण या वचन के कारण, जैसे बच्चे, बच्चों, बच्चियों आदि रूपों में परिवर्तित होता रहता है। तो इसी प्रकार सर्वनाम भी मैं, मुझे, मेरा, हमारा, विशेषण भी परिवर्तनशील है, जैसे अच्छा, अच्छे, अच्छी, और क्रिया भी चेंजेबल होती है, जैसे जाता है, जाएगा, जा रहा है, गया। तो ये जो चारों ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी मीन्स ऑपोजिट ऑफ विकारी, तो जिसके रूप में कभी बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता, जो कभी चेंज नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ से पहले पढ़ते हैं, इन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक और निपात के शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण हम एडवर्ब को कहते हैं, संबंध बोधक होता है प्रीपोजिशंस, और समुच्चय बोधक को कंजंक्शंस कहते हैं, विस्मय आदि बोधक एक्सक्लामेटरी शब्द, और निपात होते हैं जैसे तुमने ही करना है, ही, मुझे भी लेकर जाओ, भी, तो ये शब्द निपात होते हैं। रूप परिवर्तन ना होने के कारण ये अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं, अर्थात इनमें कोई विकार नहीं आता। तो आगे इन्होंने आपको करने के लिए कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें आपने बताना है कि विकारी है या अविकारी है। तो मैंने यहाँ पर उनके आंसर्स लिखे हैं। जैसे पहला है पुस्तक, तो पुस्तक शब्द क्या है? विकारी है। जैसे पुस्तक, पुस्तकें रूप बदलता है, तो ऐसी और जो है अविकारी है। खिलौना विकारी है, धीरे धीरे अविकारी है, ही निपात है तो अविकारी है, डिब्बा विकारी, ऊपर अविकारी, पीपा
vikari. So that's all for the day. We'll meet soon with some other topic. So stay connected. Bye bye.